नमस्कार। आज हम बात करेंगे एआई से बनने वाले कंटेंट पर भारत के रेगुलेटरी रुख की। चलिए इस पूरे विषय का गहराई से विश्लेषण करते हैं। तो चलिए सीधे इस बहुत ही जरूरी मुद्दे की तह तक चलते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो हमें टेक्नोलॉजी और पॉलिसी मेकिंग के बीच की खींचतान को दिखाता है। आज की हमारी चर्चा को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले समझेंगे कि ये एआई स्लोप है क्या, फिर देखेंगे सरकार का क्या प्लान है, दुनिया भर में क्या चल रहा है, कौन से तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है और आखिर में भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये एआई स्लोप है क्या। ये जो सिंथेटिक मीडिया की चुनौती है, इसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आजकल हम 2 शब्द बहुत सुन रहे हैं, डीप फेक और एआई स्लोप। असल में ये है क्या? ये एआई से बनाई गई तस्वीरें, वीडियो या कोई भी दूसरा कंटेंट है। और कमाल की बात यह है कि ये इतना असली लगता है कि फर्क करना ही मुश्किल हो जाता है। मतलब आप बस कुछ टाइप कीजिए और एआई आपके लिए एक फोटो या वीडियो बना देगा। यही तो असली चैलेंज है। और देखिए, ये कोई मजाक या सिर्फ टेक्नोलॉजी का खिलौना नहीं है। इसके सामाजिक खतरे बहुत ही गंभीर हैं। सोचिए, चुनावों में धांधली हो सकती है, गलत खबरें यानी डिसइंफॉर्मेशन तेजी से फैल सकता है, किसी की भी शक्ल का गलत इस्तेमाल हो सकता है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये टेक्नोलॉजी ये हर दिन, हर घंटे और भी ज्यादा खतरनाक और असली जैसी बनती जा रही है। अब बात करते हैं भारत की। हमारे लिए ये मुद्दा और भी ज्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एआई यूजर बेस हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस टेक्नोलॉजी का अच्छा या बुरा जो भी असर होगा वो हमारे देश पर बहुत बड़े पैमाने पर और बहुत गहराई तक पड़ेगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब सवाल ये है कि सरकार इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है। चलिए सरकार के प्रस्तावित समाधान पर एक नजर डालते हैं। सरकार का प्लान एकदम सीधा सा है। उनका प्रस्ताव है कि एआई से बनाए गए हर एक कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी कर दिया जाए, मतलब मैंडेटरी लेबलिंग। और इसके लिए जो मौजूदा आईटी रूल्स 2021 हैं उनमें बदलाव किया जाएगा। तो अगली बार जब भी कोई एआई से बनी इमेज या वीडियो देखेगा तो उस पर साफ साफ पता होना चाहिए कि भाई ये असली नहीं है। तो क्या भारत ही अकेला ऐसा सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया भर में इस पर बात हो रही है। लेबलिंग का आइडिया एक ग्लोबल डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है। हाँ, लेकिन इससे लागू कैसे किया जाए, इस पर सबकी राय अलग अलग है। यहां पर हमें 2 अलग अलग सोच दिखाई देती हैं। एक है सरकार का टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से नियम बनाकर सब पर थोप देना, जैसे सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी होती है वैसे ही। और दूसरी तरफ है इंडस्ट्री का बॉटम अप तरीका, मतलब कंपनियां खुद आगे आ रही हैं, जैसे मेटा ने अपनी लेबलिंग पॉलिसी शुरू की है, या C2PA जैसे ग्रुप्स डिजिटल प्रोवेनेंस पर काम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि किसी भी डिजिटल फाइल के ओरिजिन का पता लगाया जा सके। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो बदलाव है, इसे लागू करने के लिए सरकार जिस टूल का इस्तेमाल कर रही है, यानी आईटी रूल्स, उस पर एडिटोरियल का क्या कहना है? ये पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस को समझने के लिहाज से बहुत जरूरी है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब ये क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ये नियम सरकार यानी एग्जीक्यूटिव बनाती है। इसके लिए पार्लियामेंट में पूरी बहस और वोटिंग नहीं होती। पार्लियामेंट एक मोटा मोटा कानून पास करके सरकार को नियम बनाने की पावर दे देती है। और ये जो आईटी रूल्स हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इनका दायरा आज बहुत फैल चुका है। आप सोचिए, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सोशल मीडिया कंटेंट, यहां तक के ऑनलाइन गेमिंग, सब कुछ इनके अंडर आ गया है। और ये सब हुआ है बिना पार्लियामेंट में किसी खास बहस के। एडिटोरियल का फोकस इसी बात पर है। और यहीं पर वो पुरानी बहस छिड़ जाती है जो हमेशा से चलती आई है। टेक्नोलॉजी भागती है और नियम कानून पीछे पीछे हाँफते हुए चलते हैं। जब तक आप किसी एक टेक्नोलॉजी के लिए नियम बनाते हैं, तब तक कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। रेगुलेशन हमेशा इनोवेशन से एक कदम पीछे ही रहता है। तो सवाल ये है कि इस चूहे बिल्ली की दौड़ का हल क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए अपने आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि एडिटोरियल भविष्य के लिए क्या रास्ता सुझाता है। एडिटोरियल एक एजाइल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करता है। इसका मतलब है 2 तरफा अप्रोच। पहला, जो नियम पुराने हो गए हैं, जिनकी अब जरूरत नहीं है, उन्हें फुर्ती से हटाते जाओ। और दूसरा, जैसे ही जरूरत पड़े बिना देर किए नए नियम तेजी से लाओ। मतलब ये एक लगातार चलने वाली डायनामिक प्रोसेस होनी चाहिए, ना कि एक बार नियम बनाकर भूल जाने वाली।
और इसी के साथ हम आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी और नियमों की इस रेस में क्या फुर्तीलापन यानी एजिलिटी कभी सच में जीत सकती है? जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, क्या हमारे नियम बनाने के तरीके कभी उसका साथ दे पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में पॉलिसी मेकिंग की दिशा तय करेगा। हमारा अगला और दूसरा संपादकीय विषय है तमिलनाडु से, जहां एक बहुत बड़ा कानूनी बदलाव हो रहा है। ये बदलाव औद्योगिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए दशकों से बंद दरवाजे खोल रहा है, और ये सिर्फ एक कानून नहीं है बल्कि जेंडर इक्वालिटी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग है। चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि ये बदलाव आखिर इतना मायने क्यों रखता है। तो सवाल यही उठता है कि सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून आखिर कब अफसरों पर पाबंदी बन जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे इरादों से बनी नीतियां भी अनजाने में तरक्की का रास्ता रोक देती हैं। तमिलनाडु का ये नया कानून इसी मुश्किल सवाल का जवाब देने की कोशिश करता है, और बस यही बात इसे इतना जरूरी बना देती है। अच्छा, तो इसकी कहानी शुरू होती है 1950 के तमिलनाडु फैक्ट्री रूल से। उस समय इन नियमों के पीछे एक ही सोच थी, महिलाओं को उन कामों से बचाना जिन्हें खतरनाक माना जाता था। देखिए, वो एक ऐसा दौर था जब समाज और सरकार की भूमिका एक गार्डियन की तरह, एक अभिभावक की तरह देखी जाती थी। तो ये जो शब्द है ना, पितृसत्तात्मक रुख, ये उस पुरानी सोच को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि राज्य ने एक प्रोटेक्टर की भूमिका निभाते हुए ये मान लिया कि महिलाएं शायद कुछ काम करने के लिए कमजोर हैं। इरादा तो बेशक सुरक्षा का था, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनके आर्थिक अवसर और करियर के रास्ते सीमित हो गए। अब देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये कितना बड़ा है। सरकार की भूमिका अब संरक्षक यानी कि प्रोटेक्टर से सहायक यानी कि इनेबलर की हो रही है। पहले कानून ये बताते थे कि महिलाएं क्या क्या नहीं कर सकतीं, और अब कानून उन्हें ये चुनने का अधिकार दे रहे हैं कि वो क्या करना चाहती हैं। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं है, ये एक सोच की क्रांति है। तो आखिर हो क्या रहा है? असल में ये बदलाव है क्या? तमिलनाडु सरकार ने अपने फैक्ट्री रूल्स में एक संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इससे अब महिलाओं को उन नौकरियों में भी काम करने की इजाजत मिलेगी जिन्हें अब तक खतरनाक माना जाता था। ये सच में एक बहुत ही प्रोग्रेसिव कदम है, समानता की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। और एक बात, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है, ये एक धीरे धीरे हुए विकास का नतीजा है। पहले देखिए, रात की शिफ्ट्स में काम करने की इजाजत मिली, वो भी लिखित सहमति के साथ। और अब तो उन खतरनाक मानी जाने वाली नौकरियों के दरवाजे भी खुल रहे हैं। ये दिखाता है कि वक्त के साथ हमारी सोच और हमारे कानून कैसे बेहतर हो रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। सोचिए, करीब 20 ऐसे काम जिन्हें पहले महिलाओं के लिए ऑफ लिमिट्स माना जाता था, अब उनके लिए खुल रहे हैं। ये एक नंबर इस कदम की अहमियत बताने के लिए काफी है, और ये भी बताता है कि इसका असर कितने बड़े पैमाने पर होने वाला है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये खतरनाक नौकरियां हैं कौन सी, जिनके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, और इनमें काम करने की इजाजत मिलने से असल में क्या फर्क पड़ेगा? चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स अब महिलाओं के लिए खुल रहे हैं। जरा इस लिस्ट को देखिए। पटाखों और माचिस की फैक्ट्रियों से लेकर कांच बनाने तक, चमड़ा उद्योग और तो और खतरनाक कीटनाशक बनाने जैसे काम भी। ये सब हैवी इंडस्ट्रीज हैं जहां अब तक महिलाओं की एंट्री पर रोक थी। इस संशोधन का मतलब साफ है, अब इन सेक्टर्स में टैलेंट और स्किल को देखा जाएगा, जेंडर को नहीं। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन एक मिनट, क्या सिर्फ एक कानून पास कर देना ही काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी प्रोग्रेसिव पॉलिसी का असली टेस्ट तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में होता है। कानून बनाना तो सफर का पहला कदम है, असली चुनौती तो अब शुरू होती है। ये बात बिल्कुल सही है कि कानूनी रुकावटों को हटाना एक बहुत जरूरी पहला कदम है, लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है। अगर इस बेहतरीन कदम को सच में सफल बनाना है तो इसके बाद बहुत काम करना बाकी है, मंजिल अभी दूर है। तो फिर करना क्या होगा? कैसे इस कानून को सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि असलियत में सफल बनाया जाए? इसे सफल बनाने के लिए कौन से ठोस कदम उठाने की जरूरत है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सफलता के लिए 4 चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले बेसिक सुविधाएं, साफ सुथरे टॉयलेट्स, चेंजिंग रूम्स, मेडिकल चेकअप की जगह। दूसरा, उनकी मर्जी, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लिखित में सहमति होनी चाहिए।
तीसरा, मैनेजमेंट का पूरा साथ और सपोर्ट। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, लगातार निगरानी। सरकारी अधिकारियों को ये पक्का करना होगा कि इन नियमों का सही से पालन हो। और आखिर में इन सबका मकसद क्या है? मकसद बहुत सीधा है। सदियों से जो एक सोच बनी हुई है ना कि ये काम औरतें नहीं कर सकती, ये सिर्फ मर्दों के लिए है, बस उसी सोच को तोड़ना है। एक ऐसा जॉब मार्केट बनाना जहां काम काबिलियत से मिले, जेंडर देखकर नहीं। तो आखिर में एक सवाल, तमिलनाडु ने एक बहुत ही हिम्मत वाला कानून तो बना दिया है, पर क्या इससे काम खत्म हो गया या असल में काम अब शुरू हुआ है? क्योंकि कानून बनाना एक बात है और उसे हकीकत में बदलना वो बिल्कुल दूसरी। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है संयुक्त राष्ट्र 80 साल का, संभावना का प्रतीक या अतीत का अवशेष। सोचिए, 80 साल पहले जब इतिहास का सबसे भयानक युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया भर के देश साथ आए एक नया वादा करने के लिए। एक ऐसा वादा जो भविष्य में लड़ाइयों को रोकेगा, इंसानी गरिमा को बचाएगा और देशों के बीच कानून का राज कायम रखेगा। इसी सोच पर इस संगठन की नींव रखी गई थी। देखिए, ये किसी जीत का जश्न मनाने के लिए नहीं बना था, बल्कि ये पक्का करने के लिए बना था कि वैसी तबाही, वैसी बर्बादी दोबारा कभी न हो। ये एक बहुत बड़ा सपना था जो एक टूटी हुई दुनिया की राख से पैदा हुआ था। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 4 खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र आज भी उम्मीद का प्रतीक क्यों है। फिर हम इसकी पुरानी पड़ चुकी संरचना को समझेंगे। इसके बाद हम सुरक्षा परिषद में सीट के लिए भारत के मजबूत दावे पर फोकस करेंगे और आखिर में हम भविष्य के लिए जरूरी सुधारों पर बात करेंगे। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। आज की इस बंटी हुई दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की क्या अहमियत है? क्या ये आज भी मायने रखता है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल मायने रखता है। ये नजरिया एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने दशकों तक यूएन के अंदर काम किया है। ये हमें याद दिलाता है कि संयुक्त राष्ट्र कोई परफेक्ट संगठन नहीं है। इसकी नाकामियां असली हैं और दर्दनाक भी रही हैं, लेकिन इसकी सफलताएं भी उतनी ही बड़ी हैं, जिन्होंने अनगिनत जानें बचाईं और देशों को आज़ादी दिलाई। पर्दे के पीछे यूएन की एजेंसियां चुपचाप इंसानियत की कुछ सबसे बड़ी मुश्किलों से लड़ रही हैं, चाहे वो जंग से भागे परिवारों को पनाह देना हो, या अकाल से जूझ रहे लोगों तक खाना पहुंचाना हो, या फिर संघर्ष वाले इलाकों में शांति बनाए रखना हो। यूएन का ये मानवीय काम वाकई में बहुत जरूरी है। और फिर इसका एक ऐसा असर है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मतलब दुनिया भर में सही और गलत के मानक तय करने की इसकी ताकत। यूएन ने ही तो मानवाधिकार और लैंगिक समानता जैसे विचारों को ग्लोबल बातचीत का सेंटर पॉइंट बनाया है। और जो सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजीज हैं, वो एक बेहतर और टिकाऊ दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल एजेंडा पेश करते हैं। लेकिन यहीं पर असली समस्या सामने आती है। दुनिया तो पूरी तरह बदल गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य ढांचा है, खास तौर पर इसकी सबसे शक्तिशाली बॉडी, वो अब भी अतीत में ही अटकी हुई है। जिस दुनिया के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, वो दुनिया अब है ही नहीं। 1945 का वो 2 ध्रुवीय ढांचा, फिर एक समय आया जब सिर्फ अमेरिका का दबदबा था, और अब हम एक ऐसी मल्टीपोलर दुनिया में जी रहे हैं जहां भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी नई ताकतें बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जो शांति और सुरक्षा पर आखिरी फैसले लेती है, वो आज भी दूसरे विश्व युद्ध के विजेताओं को ही स्थायी वीटो पावर वाली सीटें देती है। ये आज की दुनिया की हकीकत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और ये सिर्फ कोई एकेडमिक बहस नहीं है। ये ढांचा सीधे सीधे काउंसिल की विश्वसनीयता और उसके काम करने की क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। हमने हाल ही में यूक्रेन और गाजा जैसे मामलों में देखा है कि कैसे एक स्थायी सदस्य का वीटो पूरी काउंसिल को बेबस कर सकता है। इसी वजह से G4 देश यानी भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील स्थायी सदस्यता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वहीं कॉफी क्लब जैसे देश इसके खिलाफ हैं, जिससे सुधार की प्रक्रिया और भी मुश्किल हो जाती है। जब दुनिया की इतनी बड़ी आबादी और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को फैसला लेने की प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है, तो उसके फैसलों पर कोई भरोसा कैसे करेगा? और ये हमें सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत के सबसे जबरदस्त मामले पर लाता है। भारत, दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र,
सिर्फ ये एक तथ्य ही भारत के दावे को बहुत मजबूत बनाता है। ये बात तर्कसंगत कैसे हो सकती है कि इंसानियत का लगभग 5वां हिस्सा दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल संस्था में एक स्थायी आवास के बिना है? भारत का मामला लगभग हर पैमाने पर खरा उतरता है। जनसंख्या और लोकतंत्र के अलावा भारत यूएन के शांति अभियानों में हमेशा से सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से एक रहा है और ये एक बड़ी आर्थिक शक्ति भी है। इन सभी बातों के बावजूद इसे स्थायी सदस्यता से बाहर रखा गया है। भारत की मांग सिर्फ अपने लिए एक सीट की नहीं है, ये एक ज्यादा समावेशी और प्रतिनिधित्व वाली वैश्विक व्यवस्था के बड़े विजन को दिखाता है। ये एक ऐसी दुनिया की मांग है जहां फैसले लेने की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा आवाजें शामिल हों, जो कि यूएन चार्टर की मूल भावना भी है। तो आगे का रास्ता क्या है? संयुक्त राष्ट्र को अप्रासंगिक होने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, सुधार कोई विकल्प नहीं है, यह इसके अस्तित्व के लिए जरूरी है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों का ही एक आईना है। इसकी सफलताएं और असफलताएं आखिरकार दुनिया के देशों की सामूहिक इच्छा को ही दिखाती हैं। संगठन पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन अक्सर समस्या उन शक्तियों में होती है जो इसे नियंत्रित करती हैं। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कैसे शक्तिशाली देश अक्सर उसी संस्था को कमजोर करते हैं जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। चाहे वो अपने सहयोगियों को बचाने के लिए वीटो का इस्तेमाल करना हो, जैसा हमने हाल के संघर्षों में देखा है, या फिर अपना वित्तीय योगदान रोकना हो, ये सभी कदम यूएन की वैश्विक संकटों से निपटने की क्षमता को सीधे तौर पर कमजोर करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में नई जान फूंकने के लिए 4 अहम कदमों की जरूरत है। इसे अपनी नौकरशाही को आधुनिक बनाना होगा, अपने जमीनी अभियानों को ज्यादा अधिकार देने होंगे, अपनी नैतिक आवाज को फिर से बुलंद करना होगा और सबसे जरूरी, इसके सदस्य देशों को इसके मिशन के लिए फिर से प्रतिबद्ध होना होगा। तो अंत में 80 साल की उम्र में संयुक्त राष्ट्र को कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए, ये न तो कोई पुरानी बेकार हो चुकी चीज है और ना ही हर मर्ज की दवा। ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है, हमारी सामूहिक उम्मीदों और हमारे विरोधाभासों का एक आईना। इसके दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड के शब्द आज भी उतने ही सच हैं। संयुक्त राष्ट्र का मकसद कोई आदर्श दुनिया बनाना नहीं था, बल्कि दुनिया को सबसे बुरे हालातों से बचाना था, और इस सीमित लेकिन बेहद जरूरी लक्ष्य में ये अक्सर सफल रहा है। तो सवाल ये बचता है कि अगर संयुक्त राष्ट्र वाकई हमारी दुनिया का आईना है, तो हम इसमें क्या देखना चाहते हैं? क्या हम अपने मतभेद, अपनी राजनीति और अपने स्वार्थ को ही इसमें देखते रहेंगे, या क्या हम सहयोग, साझा इंसानियत और एक बेहतर दुनिया की उस संभावना को देखने का विकल्प चुनेंगे जिसे बनाने के लिए इसे डिजाइन किया गया था? चुनाव हमारा है। तो चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो ग्लोबल गवर्नेंस और एक इंसान के अधिकारों के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा को छूता है, और वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मिली लीगल इम्यूनिटी, यानी कानूनी कवच। ये एक ऐसा मामला है जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों और एक आम इंसान के हक के बीच टकराव देखने को मिलता है। और हाँ, खासकर जो लोग इंटरनेशनल लॉ और गवर्नेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो इसे समझना बहुत ही जरूरी है। तो एक सीधा सा सवाल उठाते हैं। मान लीजिए कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूनाइटेड नेशंस भारत में काम कर रहा है, तो क्या उस पर किसी भारतीय अदालत में केस किया जा सकता है? ये सवाल सिर्फ किताबों के लिए नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि भारत में तो ऐसे कितने ही संगठन काम करते हैं, और इसका जवाब आप देखेंगे काफी पेचीदा है। इसकी कई परतें हैं। तो इस पूरे मुद्दे को ठीक से समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले समझेंगे कि ये इम्यूनिटी का सवाल है क्या, फिर जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इससे दिक्कतें क्या आती हैं, और आखिर में हम उस इफ़ेक्टिव रेमेडी टेस्ट पर बात करेंगे जो आज के ज़माने का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या शॉर्ट में IOS होते क्या हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें कई देश मिलकर बनाते हैं। मकसद क्या होता है? मकसद होता है संधियों को लागू करना या फिर आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। जैसे आप यूनाइटेड नेशंस या सार्क का नाम सुनते हैं, ये सब IOS ही हैं। अब इन संगठनों को अपना काम ठीक से करने के लिए बिना किसी रोक-टोक के कुछ कानूनी छूट दी जाती है। इसी को कहते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा।
आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी डिप्लोमैट को इम्यूनिटी मिलती है, ये वैसी ही है, पर ये किसी एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि हर संगठन की इम्यूनिटी का लेवल अलग अलग होता है। अब सवाल ये है कि भाई इन इतनी पावरफुल संस्थाओं को लोकल कोर्ट से ये छूट, ये इम्यूनिटी मिलती ही क्यों है? इसके पीछे एक बहुत ही जरूरी लीगल प्रिंसिपल काम करता है। इस प्रिंसिपल का नाम है फंक्शनल नेसेसिटी। मतलब ये इम्यूनिटी इसलिए जरूरी है ताकि ये ऑर्गेनाइजेशन आज़ादी से काम कर सके, उन पर किसी मेज़बान देश का यानी होस्ट कंट्री का कोई पॉलिटिकल प्रेशर न हो और वो अपने असल मकसद को पूरा कर पाएं। सोचिए, अगर ये ढाल न हो तो कोई भी देश उन पर दबाव डालकर उनका काम ही रुकवा सकता है ना? अच्छा, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी इम्यूनिटी मिलेगी, इसका कोई एक फिक्स फॉर्मूला नहीं है। ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहली, वो ट्रीटी जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन बना। दूसरी, होस्ट कंट्री के साथ जो हेडक्वार्टर्स अग्रीमेंट हुआ है वो। और तीसरी, उस देश के अपने घरेलू कानून। तो हर केस में इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। क्या हो जब यही सुरक्षा की ढाल किसी के लिए नाइंसाफी की वजह बन जाए? असली टकराव की जड़ यही है। और ये सवाल बिल्कुल पते का है कि क्या कोई आयो अपने काम की आड़ में इम्यूनिटी के पर्दे के पीछे छिप सकता है? मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मनमानी करने लगे, भेदभाव करने लगे, तो क्या सिर्फ इसलिए उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि वो एक आयो है? ये तो जस्टिस के बेसिक प्रिंसिपल के ही खिलाफ है। ये टकराव सबसे ज्यादा पता है कहाँ देखने को मिलता है? एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स में। सोचकर देखिए, कोई इंसान एक आयो में नौकरी कर रहा है और उसके साथ कुछ गलत होता है। मान लीजिए उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब वो लोकल कोर्ट में नहीं जा सकता क्योंकि उसके एम्प्लॉयर को तो इम्यूनिटी मिली भी है। तो ऐसे में वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसे तो इंसाफ का कोई रास्ता ही नहीं मिला। बस इसी गंभीर समस्या ने दुनिया भर की अदालतों को इस इम्यूनिटी वाले कॉन्सेप्ट पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और यहीं से लीगल थिंकिंग में एक बड़ा बदलाव आया। दुनिया भर की कोर्ट्स ने ऑर्गेनाइजेशन की इम्यूनिटी और एक इंसान के न्याय पाने के अधिकार, इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश शुरू की। और इसी कोशिश से एक नया टेस्ट निकल कर आया, इफेक्टिव रेमेडी टेस्ट। तो देखिए, पहले का नजरिया बड़ा सीधा था, आयो है तो इम्यूनिटी मिलेगी, केस डिसमिस, कहानी खत्म। लेकिन अब मॉडर्न व्यू बिल्कुल अलग है। अब कोर्ट्स कहती हैं कि इम्यूनिटी ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर विवाद सुलझाने का एक इफेक्टिव यानी असरदार वैकल्पिक तरीका देना होगा। मतलब अब इम्यूनिटी एब्सोल्यूट नहीं है, कंडीशनल है। और ये बदलाव रातों रात नहीं आया। आप देख सकते हैं 1954 में आईसीजे ने यूएन के इंटरनल ट्राइब्यूनल को सही ठहराया, लेकिन 20वीं सदी के आखिर तक ज्यादातर नेशनल कोर्ट्स पूरी इम्यूनिटी देती रहीं। फिर 21वीं सदी में आकर कोर्ट्स ने ये कहना शुरू किया कि नहीं, इम्यूनिटी के साथ साथ एक इफेक्टिव रेमेडी भी होनी चाहिए। ये दिखाता है कि कानून कैसे वक्त के साथ ज्यादा जवाबदेही की तरफ बढ़ता है। अब सवाल था कि ये इफेक्टिव रेमेडी होती क्या है? इसका जवाब अलग अलग देशों की अदालतों से आया। इटली के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेमेडी इंडिपेंडेंट और इम्पार्शल होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष। बेल्जियम की कोर्ट ने कहा कि फेयर ट्रायल की गारंटी होनी चाहिए। और फ्रेंच कोर्ट ने तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही कि रेमेडी सिर्फ कागजों पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि असल में मौजूद और एक्सेसिबल भी होनी चाहिए। तो अब बात साफ हो गई है, किसी आयु का सिर्फ ये कह देना कि हमारे यहाँ आर्बिट्रेशन का ऑप्शन है, अब ये काफी नहीं है। कोर्ट्स अब इससे कहीं ज्यादा देखती हैं। अब सबसे क्रूशल सवाल ये है, उस आयोग ने अपने ऑल्टरनेटिव रेमेडी को लागू करने के लिए असल में जमीन पर क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए हैं? सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना होगा। तो एसेंशियली कोर्ट्स के पास अब एक चेकलिस्ट है। पहला, क्या आयोग के नियमों में आर्बिट्रेशन का पूरा मैकेनिज्म साफ साफ लिखा है? दूसरा, क्या इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर्स का एक पैनल बनाया गया है? तीसरा, क्या किसी माने हुए इंस्टीट्यूशन के रूल्स को अपनाया गया है? और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, क्या आयोग इस बात पर राजी है कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस पर डोमेस्टिक कोर्ट्स की निगरानी रहेगी? अगर इन सबका जवाब हाँ है, तभी रेमेडी को इफेक्टिव माना जाएगा। तो संक्षेप में कहें तो पूरा स्टैंडर्ड ही शिफ्ट हो गया है। अब फोकस सिर्फ रेमेडी की अवेलेबिलिटी पे नहीं है कि वो मौजूद है या नहीं, अब फोकस उसकी एडिक्वेसी पर है, मतलब वो कितनी पर्याप्त है। और इसे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स पर परखा जाता है।
सीधी सी बात है, इम्यूनिटी अब कोई ब्लैंकेट राइट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो आप तो निभानी पड़ेगी। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि उनकी इम्यूनिटी हमेशा उनके काम को आसान बनाने के लिए हो, न कि नाइंसाफ़ी करने के लिए। ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में ग्लोबल गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की दिशा तय करेगा, और इसका जवाब खोजना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे साझा करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।